कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया पाठ है पहलवान की ढोलक, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में इस पाठ का वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। अमावस्या की रात वैसे ही बहुत डरावनी लगती है, तो वो ठंडी भी थी और काली भी थी, अर्थात बहुत ज़्यादा काली थी। ठीक है। मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव भर्यात शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। ठीक है। पूरे का पूरे गांव में क्या फैला हुआ था? हैजा और मलेरिया की बीमारी फैली हुई थी। ठीक है। इसका उस समय कोई ना तो इलाज था, ना ही कोई दवा थी। ठीक है। बस दिलासे के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस बीमारी से पीड़ित थे और थर थर काँप रहे थे। ठीक है। डर के कारण भी और बीमारी के कारण भी। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अर्थात क्या यहाँ पे बताया गया है कि भाई जगह कैसी थी? बहुत पुरानी घास फूस से बनी हुई झोपड़ियां थी और अंधेरा था, गुप अंधेरा एकदम, मतलब रोशनी कहीं पर भी नहीं थी और सन्नाटा था। सन्नाटे में भी शोर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य अगर लेखक बता रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों चीज मिलकर एक पूरा का पूरा साम्राज्य निर्माण कर रही थी। अर्थात चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंधेरा और निस्तब्ध था। निस्तब्धता का अर्थ होता है गतिहीनता, कि मतलब जो चीज जैसी थी वो बिल्कुल वैसी ही थी, उसमें कोई भी जो है बदलाव नहीं था। अंधेरा होता ही ऐसा है, रात के समय कोई चीज हिलडुल थोड़ी सकती है। बस सन्नाटा जो है वो हमें महसूस हो रहा था और अंधेरा दिख रहा था। ठीक है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात मतलब एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ अमावस्या की रात है। ठीक है। सन्नाटा है, डर है सबके अंदर, खौफ में है सारे के सारे, जाने कब कौन किसकी मृत्यु हो जाए बीमारी के कारण। तो ये डर दिख रहा था। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, अर्थात रात भी रो रही थी। इतना मौन था यहाँ अंधेरे के अंदर, इतनी शांति थी कि ऐसा लग रहा था मानो रात भी आंसू बहा रही हो, रात भी रो रही हो। निस्तब्धता, करुणा सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। जो यहाँ पे गतिहीनता है ना, जो चीज हिलडुल नहीं रही है, कोई भी वस्तु हो वहां पे। ठीक है। तो निस्तब्धता क्या कर रही है? करुणा का अर्थ होता है दया। सिसकियां ले रही है। सिसकियां कैसे लेते? जब कोई बच्चा रो रहा होता है ना, सिसक के रोता है, तो वो सिसकियां हैं। आहें भर रही हैं। ठीक है। बलपूर्वक बहुत हिम्मत से आहें भरी जा रही हैं और सिसका जा रहा है। देखो ये जो मलेरिया की बीमारी है, हैजा की बीमारी है, ये अक्सर आपका हल इस तरीके का कर देती है। ठीक है। कि आपको जो है सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, ऊपर से आप खौफ में जी रहे हो, इतना ज़्यादा मौन है, तो हर तरफ एक डरावना माहौल छाया हुआ है। तो ये सिसकियां और जो यहाँ जो सिसक रहे हैं, आहें भर रहे हैं और बलपूर्वक अपने हृदय को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं, मतलब अपने हृदय को दबा रहे हैं किसी तरीके से, डर के कारण कि किसी तरीके से जो है वो सही तरीके से सांस ले सके, जीवित रह सके। आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में क्या है? तारे चमक रहे हैं। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं है। जो धरती है, धरती पर कहीं पर भी हमें कोई भी जो है प्रकाश नहीं दिख रहा है, इतना गुप्त अंधेरा यहाँ पर है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा यहाँ कहा गया है, पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है। अर्थात तारा है, तारे में चमक होती है। भावुक तारा कहा गया है, अर्थात तारे को भी जो है बिल्कुल इमोशनल बताया है यहाँ पे कि वो भी उदास है, वो भी दुखी है। तो कोई भावुक तारा अगर पृथ्वी पर आना भी चाहे, ये सोचकर, कहीं ना कहीं हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोचकर कि धरती को थोड़ा प्रकाश मिल जाए। ठीक है। खैर यहाँ पे अभी सिर्फ इस गांव की बात हो रही है, तो वो भी क्या होगा कि उसकी भी जो ज्योति की जो शक्ति है ना, मतलब उसके अंदर जो प्रकाश है, वो भी रास्ते में आते आते क्या हो जाएगी? शेष हो जाएगी, अर्थात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो भी अपनी रोशनी को त्याग देगा। ऐसा कब कोई अपनी रोशनी को त्याग देता है? दुख के कारण ना।
तो यहाँ पे इस सारे माहौल को देखकर तारे भी जो है वो भी भावुक है। अगर कोई तारा टूट कर धरती पर आना चाहे तो वो भी अपने प्रकाश की, अपनी शक्ति को त्याग देगा। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अर्थात क्या होता था कि उसकी भावुकता पर, उसके दया भाव पर, अन्य क्या है, उसकी असफलता, वो असफल हो गया ना कि वो धरती पे आके क्या चमकना चाहता है, रोशनी फैलाना चाहता है, परंतु क्या हुआ कि वो असफल हो गया। वो असफल होएगा तो क्या होगा कि अन्य तारे ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पर जो है खिलखिला के हंस रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं कि देख तो रोशनी देने गया था और खुद ही रास्ते में गायब हो गया। तो इस तरीके के भाव जो है लेखक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सियारों का क्रंदन। सियार क्या है, मतलब ये कुत्ते और भेड़ी की जाति वाले जानवर जो हैं वो उनका क्रंदन चल रहा है। क्रंदन क्या होता है, रोना। ये सब कुछ रो रहे हैं, ठीक है। कुत्ते को अक्सर हम मानते हैं ना कि इसको पहले ही आभास हो जाता है, अगर किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो कुत्तों का रोना हम अशुभ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर वही है कि सियारों की आवाज जो है आ रही है, रोने की आवाज। पेचक की डरावनी आवाज। पेचक क्या होते हैं, उल्लू होते हैं, ठीक है। तो इनकी भी डरावनी आवाज हमें आती है। कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती है। निस्तब्धता क्या है यहाँ पर, कि कुछ में हलचल नहीं हो रही है, ठीक है। जो बिना किसी हलचल के हो, वो जो गतिहीन हो, वहां पर क्या हो रहा है कि ये जो डरावनी आवाजें हैं ये भी क्या कर रही हैं, एक बार को क्या कर रही हैं, जो निस्तब्धता है, जो हलचल है, उसको भी भंग कर देती है। गांव के झोपड़ियों के करहाने और कै करने की आवाज, हे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती है। अब रात का समय हो रहा है, ठीक है। रात के समय में क्या है कि जो भी लोग जो हैं बीमार पड़े हैं, ठीक है, वो क्या है, वो चीख पुकार कर रहे हैं, ठीक है। अब गांव के लोग झोपड़ियों में हैं, झोपड़ियों में कहरा रहे हैं, तड़प रहे हैं झोपड़ियों के अंदर। पीड़ा के कारण जो है, जब कोई दुख होता है आपको, आप किसी तकलीफ में होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मुंह से आवाज निकलती है ना दुख के कारण, तो करहाना उसे ही कहते हैं। अब किस तरीके की आवाजें निकल रही है, हाय राम, हे भगवान की टेर, टेर अर्थात पुकार, अवश्य सुनाई पड़ती है। मतलब गांव की जो झोपड़ियां थी, गांव के अंदर झोपड़ियों में जो भी व्यक्ति थे, अगर वो कहरा रहे थे, अगर वो तकलीफ में थे, तो उनकी आवाजें जो है बाहर सुनाई पड़ती थी, हे राम और हे भगवान की सी। बच्चे भी कभी कभी, अब बच्चों का भी यहाँ पे चित्रण बताया है लेखक ने कि बच्चों की भी आवाजें आती हैं। कैसे कि कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। अर्थात माँ ही तो बचाती है ना हर तकलीफ से। तो यहाँ पे जो बच्चे जो हैं वो भी बीमारी से अगर ग्रस्त हैं तो उनके निर्बल अर्थात बिल्कुल कमजोर, कंठ अर्थात गले, कमजोर गले से उनके क्या आवाज निकलती थी, माँ माँ। और उस आवाज पर जैसे बच्चा वो आवाज बोलता था ना, माँ को पुकार रहा है, तो उस पर क्या होता था, वो रो भी पड़ते थे। पुकार कर, माँ को पुकार कर वो बच्चे रो भी पड़ते थे। परंतु माँ भी असहाय है, वो भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती इस बीमारी के आगे। वो भी देख रही है दारुण दुख को, अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती। अर्थात क्या बता रहे हैं लेखक कि रात्रि जो है वो रुकी हुई है। कैसे रुकी हुई है, अंधेरे में, ठीक है। यही निस्तब्धता लेखक बता रहे हैं कि रात्रि रुकी हुई है, बिल्कुल ही अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है। तो वही जब बच्चे की आवाज आ रही है, लोगों के करहाने की आवाज आ रही है, परंतु फिर भी रात जो है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है, ठीक है। विशेष बुद्धि क्या, कि कोई मुसीबत अगर आने वाली हो तो पहले ही कुत्तों को आभास हो जाता है उसका। जैसे मृत्यु का अक्सर आभास जो है कुत्तों को हो जाता है, वो पहले ही भौंकना शुरू या रोना शुरू कर देते हैं। वे दिन भर राख के घुर्रों पर गठड़ी की तरह सुकड़कर मन मारकर पड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुत्तों की बात कर रहे हैं ये, कि कुत्ते क्या करते हैं कि दिन भर राख के घुर्रों, ठीक है, राख जहाँ पे पड़ी होती है उस पर, घुर्रों क्या है, कूड़ा कचरा, कूड़े कचरे पर जो है खुद को गठड़ी बनाए। मतलब क्या कर रहे हैं, कुत्ते जो है वो उस पर बैठे रहते थे पूरा दिन, खुद को सिकोड़ कर, खुद को जैसे कुत्ते ने खुद को जो है मोड़ रखा है, सिकोड़ रखा है, कूड़ों के ऊपर वो बैठे रहते थे, मन मारकर पड़े रहते थे। मतलब कुछ है नहीं करने को। मतलब कुत्तों में भी इतनी उदासी थी दिन भर भी और रात्रि में भी, ठीक है।
तो वो इतनी उदासी से पूरा दिन पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। अब दिन भर तो वो बेचारे क्या पड़े रहे, मन मारकर पड़े रहे, बिल्कुल उदास, ठीक है, कूड़े की गठरियों पर, कूड़े के ढेरों पर वो पड़े रहते थे। परंतु रात के समय जब संध्या या गंभीर रात्रि, जब ज्यादा रात्रि हो जाती थी ना, गहरी रात जब होती है, आधी रात, तो तब ये लोग क्या करते थे, ये रोना शुरू कर देते। जैसा यहाँ पे बताया ना सियारों का क्रंदन, तो वो यही है कि यहाँ पर कुत्ते भी सियारों की जाति में आते हैं, तो वे भी क्या है, इसी तरीके से रो रहे हैं रात को। रात्रि अपनी भीषणताओं के कारण के साथ, भीषणताओं का अर्थ होगा भयानक, भयानकता के साथ जो है रात्रि चल रही है, ठीक है, और उसकी सारी विभीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती है। ताल ठोककर अर्थात हाथ पीटकर, ठीक है, जैसे हाथ अपने जांघों पर मारा तो आवाज आती ना, तो उस तरीके की आवाज जो है ताल पीटकर रात्रि जो है, मतलब रात्रि ने ताली बजा रखी है एक तरीके से भयानकता की, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भयानकता रात्रि ने फैला रखी है। ललकारती रहती सिर्फ पहलवान की ढोलक। अब रात्रि जो है वो भयानकता को और ज्यादा बढ़ाए जा रही, पर क्या है, अब यहाँ से पहलवान आ चुका है। पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती, ठीक है। अब पहलवान जो है वो ढोलक बजा रहा है, कब से कब तक, शाम से लेकर सुबह होने तक। वो संध्या से लेकर प्रातःकाल अर्थात शाम होने से लेकर सूरज के ढलने के बाद शुरू करता है और सूरज के निकलने तक वो ढोलक को बजाता रहता है। एक ही गति से बजा रहा है, मतलब उसकी स्पीड में कभी कोई कमी नहीं होती है, वो एक ही ताल में जो है एक ही गति से ढोलक को बजाता रहता है। अब ढोलक से कैसी आवाज आती है, चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़जा। मतलब इसका लेखक ने अर्थ बताया, जो भी ढोलक से जो आवाज आ रही थी ना, गिड़धा चटधा, इसका लेखक ने अर्थ भी बताया है, हर जगह बताया है, ठीक है। यानी का मतलब अर्थात, अर्थ हुआ इसका आजा भिड़जा, आजा भिड़जा, बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा। अब देखो ये बीच बीच में क्या कह रहा है, आजा भिड़जा, ढोलक की जो आवाज आई है चटधा गिड़धा, इसका क्या अर्थ है, आजा भिड़जा, अर्थात जो ढोलक वाला है वो क्या धुन बजा रहा है, इसलिए कि भाई बीमारी आजा और मुझसे भिड़ जा, ठीक है। तो वो उसको कह रहा है कि भिड़ जा, या हम ये कह सकते हैं कि अंधेरे को कह रहा है, कि अंधेरे के खौफ भयानकता को, कि आजा भिड़ जा। अर्थात ये क्या है, आपने अगर सार पढ़ा हो तो ये जो ढोलक की आवाज है, ये जो ढोलक वाला पहलवान है, ये क्या चाहता है, लोगों में हिम्मत को बांधे रखना चाहता है, खुद की हिम्मत भी इसकी नहीं टूटती और लोगों को भी हिम्मत देता है, तो इसलिए वो कहता है आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटक चटधा, चटक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो इस तरीके की जो है वो आवाजें ढोलक को बजा के निकालता था। यही आवाज नृत्य गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी, संजीवनी शक्ति भरती थी, अर्थात देखो अगर आपको कोई बोले आजा भिड़ जा, तो क्या आप डरोगे, नहीं डरोगे ना, आप उसका सामना करने जाओगे, ठीक है। उठाकर पटक दे, अगर बार बार आप ये शोर सुनोगे उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश आ जाएगा ना। तो यही जोश जो है वो ढोलक जो है, ढोलक की आवाज जो है लोगों में भर दे दी है। अब इसी के लिए यहाँ पे लेखक ने कहा है कि ये जो ढोलक है ये क्या काम करती है, मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती है। मृत गांव एक तरीके से मृत बताया है यहाँ लेखक ने। क्यों मृत बताया, क्योंकि भयानकता भरी हुई है, शांति भरी हुई है, कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है, तो एक तरीके से इस गांव में कोई हलचल नहीं है, कोई खुशी नहीं है, इसलिए इस गांव को मृत गांव कहा गया। और इसी गांव में संजीवनी शक्ति भरती है कौन, ढोलक। अब ये संजीवनी शक्ति क्या है, संजीवनी शक्ति अर्थात आपने संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा कि हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने गए थे और पूरे पर्वत को उठा लाए थे, तो वैसी ही संजीवनी बूटी जिसके अंदर जो बूटी है उसे क्या इलाज किया जाता है। तो यही ढोलक जो है यहाँ पे इलाज तो नहीं कर रही है पर हिम्मत जरूर बांध रही है। तो यही ढोलक जो है बिल्कुल संजीवनी की भांति, संजीवनी बूटी की भांति शक्ति भर देती है सबके अंदर। लुट्टन सिंह पहलवान, ठीक है, और यही कौन है, ढोलक बजाने वाला लुट्टन सिंह पहलवान, जिसकी पूरी की पूरी ये कहानी है, जिसकी हिम्मत कभी भी नहीं टूटती। यूं तो वह कहा करता था, मतलब कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं।
ठीक है, अब ये बात लोगों ने सुनी कही है, ठीक है, लेखक बता रहे लोग कहते थे ऐसा कि लुट्टन सिंह अपने बारे में बोलता है कि भाई मेरे को तो ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं। ठीक है, ये देखो आपको ढोलक वाला दिख रहा है, ढोलक वाला कैसा है, इसकी बॉडी बनी हुई है, ढोलक बजा रहा है, चट धा गिरधा, उसकी सारे के सारी धुन भी यहाँ पर है। आप पीछे देखो तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चिताओं को जलाया जा रहा है। ठीक है, लोग जो है यहाँ पे उदास खड़े नजर आ रहे हैं, पर फिर भी ढोलक वाला जो है वो ढोल बजा रहा है। अब ऑल इंडिया के लोग इसको जानते हैं, ठीक है, ऐसा वो खुद बोल रहा है, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। ठीक है, वह लोग क्या कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं कि भाई वो कहता तो है कि मैं ऑल इंडिया में हूं, पर उसके लिए ऑल इंडिया क्या है, केवल इस जिले तक की सीमा तक ही है, इसके बाहर कोई उसको नहीं जानता होगा। पर वो कहता है कि भाई मेरे को तो सब जानते हैं। सब जानते का मतलब क्या होगा, केवल इसी जिले के लोग इसको जानते होंगे, जिले भर के लोग उसके नाम से आवश्यक परिचित थे। हाँ, लेखक बताते कि हाँ ये तो जरूरी बात है कि हाँ भाई सब लोग जो है पहलवान को जानते थे। ठीक है, किसको, लुट्टन सिंह पहलवान को सभी लोग जानते थे उस जिले के। लुट्टन के माता पिता, अब यहाँ पे लेखक ने जो है लुट्टन के माता पिता के बारे में बताया है कि उसके माता पिता, मतलब लुट्टन का यहाँ से जीवन बताया जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, लुट्टन के माता पिता 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनकर चल बसे थे, अर्थात लुट्टन के माता पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। जब क्या हुआ कि 9 वर्ष का लुट्टन था तभी उसके माता पिता चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, अर्थात 9 वर्ष की उम्र तक भी क्या हुआ था, उसके माता पिता की तो मृत्यु हो गई थी, परंतु लुट्टन शादीशुदा था क्योंकि माता पिता उसकी शादी करा गए थे, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। मतलब क्या होता कि देखो माँ बाप तो चले गए, परंतु अकेला जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता, पर माँ बाप एक अच्छा काम तो कर गए कि उसका विवाह करा गया, और इसी के, नहीं तो वो उन्हें ही याद करता रहता और किसी काम धंधे पे नहीं लग पाता, वो किसी और के, मतलब कोई तो चाहिए ना हमें जीने के लिए, माँ मिले, दोस्त मिले, भाई बहन मिले, कोई तो हो। तो यहाँ पर उसके माता पिता उसका विवाह कर गए थे, इसलिए वो जो है कहीं ना कहीं उस विवाह अपने गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं व्यस्त हो गया। अब विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब लुट्टन तो कितने उम्र का था, 9 वर्ष का ही था, छोटा बच्चा ही तो था, तो उसकी विधवा सास थी जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता। ठीक है, जब छोटा बच्चा था तो वो क्या करता था, गाय चराता था। वहां के हर बच्चे जो है गाय को चराया करते थे। गायों को चराने का मतलब यहाँ पर क्या होता था कि बच्चे जो है गायों को चराने जाते थे, पशु को चराने जाते थे, और उससे जो पैसा मिलता था वही उनका जीविकोपार्जन था। मतलब पैसा कमाने का उनका ये तरीका था कि किसी के पशुओं को ले जाओ, चरवा कर ले आओ और पैसा कमा लो। ठीक है, अब है धारोशन, दूध पीता था। धारोशन दूध क्या होता है, ताजा गाय का निकला हुआ जो दूध होता है ना, जिसमें जो गर्म होता है, वो दूध पीना जो है लुट्टन को बहुत पसंद था। और कसरत किया करता था, मतलब यही उसका काम है, खाना पीना और कसरत करना और गाय चराना, और देखभाल के लिए तो उसकी विधवा सास है ही है। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। ठीक है, अब एक अकेली औरत है तो गांव वाले भी उस पर हावी होंगे ही होंगे, तो उस बेचारी औरत के पीछे गांव वाले लग जाया करते थे और उसे तकलीफ हुआ करती थी। पर लुट्टन के लिए तो वो उसकी माँ समान ही है ना, तो लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। अर्थात लुट्टन ने क्या किया था, कसरत किस लिए करना शुरू कर दिया था कि उसकी सास को तकलीफ हो रही है, इस वजह से उसने कसरत करना शुरू कर दिया ताकि वो जो है गांव वालों की तकलीफों से अपनी सास को बचा सके। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। अर्थात क्या हुआ कि वो बचपन से ही जो है पहले से ही बहुत जल्दी से रेगुलर कसरत कर रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि किशोरावस्था में ही, अर्थात एक उम्र के बाद ही तो आपका शरीर जो है सुडौल बनता है, आपकी बॉडी वगैरह निकलती है, परंतु यहाँ क्या हुआ कि क्योंकि वो रेगुलर कसरत करता था, नियमित अर्थात रेगुलर नियम से रोज उसको कसरत करनी है, तो वो जो है किशोरावस्था में ही उसका सीना निकल गया, उसकी बाहें निकल गई, अर्थात वो एकदम चौड़े सीना उसका हो गया, जिस तरीके का आप देखो चित्र के अंदर दिखा रखा है ना, उसकी बॉडी वगैरह बिल्कुल आराम से निकली पड़ी है। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, चौड़ा सीना करके चलते, तो उसी तरीके से जो है किशोरावस्था में ही लुट्टन हो चुका था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। ठीक है, अर्थात जवानी में कदम रखा, जैसे किशोरावस्था में वो जैसे वो जवान हुआ ना, तो क्या हुआ कि अच्छे लोगों में वो गिना जाने लगा, क्योंकि वो क्या था,
अच्छी खासी बॉडी वगैरह उसकी बन चुकी थी, लंबा चौड़ा सा लग रहा था वो। ठीक है, तो अच्छे लोगों में वो समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। अब कुछ लोगों की बॉडी बन जाती है तो वो अपने आप को पहलवान ही समझने लगते हैं और वो पहलवानों की तरह चलने लगते हैं। ठीक है, ऐसा ही लुट्टन के साथ भी होता है। तो वो भी 45 डिग्री तक की दूरियों तक अपने हाथ फैला लेता था और इसी तरीके से चलता था। और वह कुश्ती भी लड़ता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो कसरत तो करता ही था, बॉडी बन चुकी है, अब उसको कुश्ती भी लड़नी है, तो वो कुश्ती भी लड़ा करता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। कुश्ती लड़ना उसने शुरू कर चुका था पहले, ठीक है, पर अभी तक अखाड़े में वो उतरा नहीं था, मतलब सच्ची वाली लड़ाई में नहीं उतरा था। कुश्ती, कसरत वाली कुश्ती वो सिर्फ किया करता था। एक बार वह दंगल अर्थात कुश्ती देखने अखाड़े चला गया। श्यामनगर जगह का नाम है। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे रहा नहीं गया। अब वो क्या कर रहा है, वो दंगल सिर्फ देख रहा था, ठीक है, पर क्या हुआ कि वहां पे जो दांव पेंच चल रहे थे, मतलब वो जब किसी को लड़ता हुआ देख रहा था, उन दांव पेंच को देखकर ना उससे रहा नहीं गया। वो सोचा कि भाई मैं भी उतर जाता हूँ मैदान में, तो वो भी कुश्ती करने के लिए उतर पड़ा। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ढोल का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ढोल पहले भी बताया गया कि ढोल बजाता था लुट्टन, तो जो है गांव के लोगों में किस तरीके का जोश भर देता था, उनके अंदर हिम्मत भर देता था। अब यहाँ पे जो ढोल है वो भी आवाज क्या कर रही है, एक बिजली उत्पन्न कर रही है कि भाई मेरे को करना है। और दूसरा क्या है, जवानी का जोश, जो उसको कह रहा है कि भाई कूद पड़ा तो मैदान में, तो वो कुश्ती करने के लिए जा पड़ता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब ये शेर का बच्चा कौन है, ये है चांद सिंह। ठीक है, तो उसने क्या किया, दंगल में जाके मतलब अखाड़े में उतर आया है वो, और शेर का बच्चा जो कहा गया है चांद सिंह, जो भी एक पहलवान ही था, ठीक है, उसने उसको चुनौती दे दी कि आ मुझसे लड़। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले आया था। अब यहाँ पे जो चांद सिंह है वो अपने बादल सिंह जो उसका गुरु था उसके साथ आया था यहाँ मेले में। ठीक है, अब ये पंजाब से आया था, पंजाबी हो गया। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। ठीक है, ये किसके बारे में, चांद सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छा खासा जवान था, सुंदर था। तीनों दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह में अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली। अर्थात वो 3 दिन से यहाँ आया हुआ है और 3 दिन से उसने पठानों से लड़ चुका है। उसके बाद उसने क्या किया है, तभी सबको वो पछाड़ चुका है। मतलब चांद सिंह के बारे में बताया जाता है, चांद सिंह ने पिछले 3 दिनों में यहाँ पे सबको पछाड़ दिया, सबको हरा दिया, और तब जाके उसको क्या टाइटल मिल गया था, ये तो भाई शेर का बच्चा है जो सबको हरा रहा है। और इसी को चुनौती किसने दे दी, हमारे लुट्टन ने। तो लुट्टन सिंह पहलवान ने क्या किया, असली पहलवान को चुनौती दे दी कि अब आओ मेरे से लड़ो। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। ठीक है, अब वो क्या करता था कि छोटी सी उसने जो है लुंगी पहन रखी है, ठीक है, उसके बाद वो किलकारी भरता था, अर्थात जैसे शेर दहाड़ता है ना, ऐसे ये भी दहाड़ता था कि भाई आ जाओ। और छोटी दुल्की का अर्थ होता है छोटे छोटे कदम से चलना। छोटे छोटे कदम से, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई कुश्ती करता है तो एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे हल्के हल्के से पैर बढ़ाते हैं ना, और हल्की सी उछाल भी इसमें होती है। तो इस तरीके से वो छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अब यहाँ के जो नौजवान हैं गांव के, कहाँ वो पंजाब से आए, कहाँ ये छोटे मोटे जिले के पहलवान हैं, तो वो तो हार ही जाएंगे ना, क्योंकि उसने एक अलग स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है। तो नौजवान जो है वो इससे डरते थे, कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि वो इससे लड़ेंगे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। ठीक है, अब वो भी पता है क्या कि भाई मेरे को इन 3 दिनों में मुझे शेर का बच्चा कह दिया, तो शेर का बच्चा कह दिया तो वो इसी इतराने में क्या करता है कि बार बार दहाड़ता फिरता है। ठीक है, आवाजें निकालता है मुंह से।
श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। अर्थात जब श्यामनगर के जो राजा साहब थे ना, उन्होंने क्या सोचा कि भाई इतना अच्छा नौजवान आ गया है यहाँ पे चांद सिंह, क्यों ना मैं चांद सिंह को ही अपने जो है दरबार में रख लूं। पर चांद सिंह के बारे में ये सिर्फ सोच रहे थे, अभी रखा नहीं था। इतने में लुट्टन आ गया कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब लुट्टन ने क्या किया, शेर के बच्चे को चुनौती दे दी कि मैं तेरे से लड़के ही मानूंगा। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, सम्मान प्राप्त। अभी तक यहाँ पे क्या हुआ था, जो चांद सिंह है उसको सम्मान मिला था ना, यही सम्मान कि सब उसकी कदर कर रहे थे, वो सबको जो है हरा रहा था और उसको एक टाइटल दिया गया, अबे ये तो शेर का बच्चा है। तो उस चक्कर में वो क्या हुआ कि पहले तो किंचित हुआ। ठीक है, किंचित हुआ, थोड़ा सा, बहुत कम। ठीक है, अर्थात थोड़ा या बहुत कम। उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर उसकी यहाँ पर कौन है, लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह की स्पर्धा होती है साहस, उसके साहस पर या उसकी हिम्मत पर जो है चांद सिंह मुस्कुराया। फिर बाज की तरह, जैसे बाज होता है ना, अपने शिकार को दबोच लेता, उस पर टूट पड़ता है, ऐसे ही जो है चांद सिंह लुट्टन सिंह पर जो है झपट पड़ा। अब जब झपट पड़ा तो कहाँ तो बेचारा हमारा लुट्टन सिंह और कहाँ चांद सिंह जो शेर का बच्चा है। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। अब खलबली तो मचेगी, कहाँ एक चूहा और कहाँ एक शेर। ठीक है, तो यहाँ पे भीड़ में खलबली सी मच गई। पागल है, मरा ए मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल उठ खड़ा हुआ। अर्थात क्या हुआ, लोगों को ऐसा लगा, लोगों में खलबली मच गई कि भाई ये कहाँ से चला गया यहाँ पे और ये तो मर जाएगा। और लोग ऐसे कहते हैं अरे पागल है, अरे ये मरा मरा मरा। परंतु क्या होता है, लुट्टन बड़ी ही सफाई से, जो चांद सिंह पहलवान था, उसके आक्रमण से बड़ी ही सफाई से निकल पड़ता है और पैंतरा दिखाने लगा। अर्थात जो लुट्टन सिंह है वो अपने पैंतरे दिखाने लगा। किस तरीके के पैंतरे, कि मैं तरकीब लगाता हूँ कैसे मैं इससे बचूंगा और कैसे मैं इसको हराऊंगा। तो इस तरीके के कर्तव्य वो करने लगा। राजा साहब कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे लड़ते लड़ते क्या हो रहा था कि जो लुट्टन है वो हार नहीं मान रहा था और सबको ये डर था कि भाई अगर ये चांद सिंह से लड़ेगा तो ये मारा जाएगा। तो राजा साहब ने कुश्ती को बीच में ही बंद करवा दिया और लुट्टन को अपने पास बुलाया। देखो यहाँ तो लोग भी कह रहे थे कि अरे ये मर जाएगा, ठीक है, पागल हो गया है क्या, किससे लड़ रहा है ये। और यही सब देखते हुए राजा साहब ने उसको बुलाया और बुलाकर समझाया किस लिए कि भाई लड़ मत, तू जान से जाएगा। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। अब ये जो है लुट्टन की बेइज्जती वाली बात हो गई कि राजा साहब ने बुलाया, हिम्मत की प्रशंसा कर रहे हैं और 10 रुपए देकर मुझे कह रहे हैं यहाँ से जाओ, मेला देखो और घर जाओ। राजा साहब ने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे लुट्टन सिंह को ये बात जो है गवारी नहीं आई। वो क्या कहता है, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। अर्थात वो क्या कहता है कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, आप बस हुक्म करो। तो फिर राजा साहब कहते हैं तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। अर्थात मैनेजर साहब वहाँ के जो थे, जो मैनेज करते सारी चीजें, वहाँ के जो सिपाही थे, सबने मिलकर जो है लुट्टन को समझाया, धमकाया उसको, पर वो नहीं माना। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। अब ये जो मैनेजर साहब और सिपाही थे ना, ये इस तरीके की बातें जो है लुट्टन को बोल रहे थे, पर लुट्टन फिर भी नहीं माना। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। अर्थात लुट्टन ने क्या किया, हाथ जोड़कर कहता रहा सरकार से कि भाई मेरे को हुक्म दे दो कि मैं इससे जाके लड़ूं, मेरे को तो इस शेर के बच्चे से लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। और वो गिड़गिड़ाए जा रहा था, लोग उसको समझाते, परंतु वो माना नहीं। वो सरकार से अर्थात राजा साहब से जो है परमिशन लेता ही रहा कि भाई मेरे को लड़ना है, ठीक है। भीड़ अधीर हो रही थी, ठीक है, भीड़ परेशान हो गई थी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बाजे बंद हो गए थे, बाजे भी बंद हो गए थे, जो बाजे वगैरह चलते, ढोलक वगैरह बंद रहे थे, वो सब बंद हो गए। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। अब देखो पंजाबी पहलवान देखो, जब कुश्ती होती है तो दो पार्टी होती है ना, दो पक्ष होते हैं। तो ये जो पहलवान है ये पंजाब से आए थे, तो एक तरफ पंजाबियों का गुट हो गया था और एक तरफ गांव वाला। तो पंजाबियों का जो गुट था ना,
अभी देखो, वैसे तो सारे के सारे क्या है, देखो जो दुश्मन होगा उसको तो वो बंदा गाली दे गई ना, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, वो लुट्टन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लुट्टन मान नहीं रहा। तो पंजाबी पहलवान के जो जमायत थे, ठीक है, अर्थात उस पक्ष के लोग जिन्होंने जो पैसा लगाया हुआ था किसके ऊपर, चांद के ऊपर, वो लुट्टन को गालियों की बौछार कर रहे थे, वो लुट्टन को गालियां दे रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। अब दर्शकों की, अरे भाई तमाशा देखने तो आए तो तमाशा देखेंगे, या तो कोई जीते या तो कोई हारे, तो उत्तेजित हो गई थी। उसके अंदर क्या हो गया था कि उत्सुकता बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, वो भी जोश में थे। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठा, उसे लड़ने दिया जाए। अर्थात कुछ लोगों तो भाई भाई मजा आता है ना, कोई बात नहीं, लड़का साहस करे तो करके तो देखे, क्या पता उसमें भी दम हो। तो इस तरीके से जितने लोग उतनी बातें वहां पे होती रही, ठीक है। अब कुछ लोग जो है लुट्टन के पक्ष में भी हो गए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, अर्थात उसे समझ नहीं आ रहा था, उसको सच में मुस्कुराना नहीं आ रहा था, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था वो। क्यों? क्योंकि भाई इतने बड़े पहलवान से एक मामूली सा मच्छर लड़ने के लिए आ रहा है। मतलब लुट्टन भी कोई बहुत हल्का फुल्का नहीं था, पर पहलवान के आगे तो वो कमजोर ही था, ठीक है। तो ये एक तरीके से चांद सिंह की भी बेइज्जती वाली बात थी, परंतु वो क्या करे, वो मुस्कुराता ही रहा। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। अर्थात अब ये बात आई है चांद सिंह के मन की कि जब पहली बार उसने अपने प्रतिद्वंदी को, प्रतिद्वंदी कौन, आपका विरोधी, यहाँ पे विरोधी कौन है चांद सिंह का, लुट्टन सिंह, तो लुट्टन सिंह को जब उसने पहली बार पकड़ा था तो उसे पता चल गया था कि भाई इसके अंदर जान तो है, ठीक है, ये लड़ सकता है। तो इसका अंदाजा चांद सिंह को हो चुका था, और इसलिए वो जो है वो खुश नहीं था, वो मुस्कुराने की कोशिश ही कर रहा था सिर्फ। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो, ठीक है। अब जो जब लुट्टन मान ही नहीं रहा तो क्या करे, राजा साहब ने उसको परमिशन दे दी, जा बेटा लड़ ले। बाजे बजने लगे, अब लड़ाई शुरू हो गई, दोबारा से कुश्ती शुरू हो गई, बाजे फिर से बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई। अभी एकदम से शांति का माहौल हो गया था ना, बाजे वगैरह सब बंद हो गए थे, अब फिर से जो है जोश आ गया, क्योंकि दोबारा से लड़ाई शुरू होने वाली है। कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल क्या होता है, शोर, शोरगुल्ला होता है ना, सब लोग जोश में आते चिल्लाने लगते, तो वो शोरगुल्ला जो है बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। अर्थात अब क्या हुआ, जो आसपास जो मेले दुकानें लगी थी ना, वो सब लोग, सबों का इंटरेस्ट आ गया उस कुश्ती के अंदर, सब दुकानें वुकानें छोड़कर जो है आ गए कि चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। अब यहाँ पे ढोलक की आवाज बताई गई है, चटधा गिरधा चटधा गिरधा, ठीक है। भरी आवाज में एक ढोलक जो अब तक चुप था बोलने लगा। अब चटधा गिरधा, इसका अर्थ बताया था ना पहले, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, चटधा गिरधा अर्थात आजा भिड़ जा। तो ऐसे स्वर जो है ढोलकी से आने लगे। ढक डिना ढक डिना ढक डिना अर्थात वा पट्टे, ठीक है। तो जो कुश्ती हो रही थी, अगर कोई अच्छा कर रहा था तो उसके लिए धाक दिना की धुन बजी है, जो कह रही है वाह पट्टे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था, ठीक है। अर्थात चांद की गिरफ्त में कौन आ गया, लुट्टन। अब लुट्टन फिर से फंस चुका है, पर वो हारेगा नहीं। अरे आ गया, अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा हूँ बच्चू। अब ये क्या हुआ, दर्शक भी तालियां बजा रहे हैं, और ये कौन बोल रहा है, शेर का बच्चा है बच्चू, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई लुट्टन तू तो गया आज काम से, चांद ने तेरे को दबोच लिया, और वो चांद जो है ना वो शेर का बच्चा है, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। चटगिरधा चटगिरधा चटगिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। अब ये जो ढोलक की धुन है, इस वाली धुन से हमें पता चलता है कि डरने की बात किसको बोली जा रही है, लुट्टन को, कि चांद से डर मत डर मत डर मत। अभी तक लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों की आवाजें भी आ रही हैं, ढोलक की आवाज भी आ रही है, परंतु लुट्टन के पक्ष में जो थे वो ज्यादा नहीं थे। तो लुट्टन के अंदर जोश तो पूरा था, चाहे कोई हो चाहे ना हो, पर उसने अपना गुरु यहाँ पे ढोलक को समझ लिया। तो ढोलक की धुन के ऊपर वो जो है ध्यान देता है, और उस ध्यान में वो क्या समझता है, मत डरना मत डरना मत डरना। अब वो सोच रहा है कि मुझे डरने के लिए मना किया जा रहा है। जब आप डरो, जब आपको कोई कहेगा ना कि डरना मत, तो आप में एक अजीब सी हिम्मत आ जाएगी अपने आप ही, है ना। तो यहाँ पे लुट्टन में भी अपने आप हिम्मत आ जाती है, जबकि वो दबोचा पड़ा हुआ है चांद के हाथों में। लुट्टन की गर्दन और कोहनी डालकर चांद ने चित करने की कोशिश कर रहा था। अब लुट्टन की गर्दन पर उसने कोहनी डाल दी, और उसको जो है हराने की पूरी चेष्टा कर रहा था, पूरी कोशिश जो है चांद ने कर दी थी। वहीं दफना दे बहादुर। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। बादल सिंह किसका गुरु था, चांद सिंह का।
तो बादल जो है बीच बीच में बादल सिंह उसको बोल रहा था कि भाई यहीं पे गड़ा दे, इस बंदे को यहीं पे दफन कर दे, अगर मेरा गुरु कहेगा ना ये बात कर लो तो फिर तो भाई शिष्य को करना पड़ेगा, उसके इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करने पड़ेंगे। वो और ज्यादा उत्साहित हो गया था, जोश में भर चुका था बादल सिंह, और उसको कह रहा था चांद सिंह को कि इसको यहीं दफना दे, लुट्टन को यहीं दफना दे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी क्योंकि उसकी गर्दन जो है वो उसकी कोहनियों में दबी हुई थी, ठीक है। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, ठीक है। अर्थात वो क्या है, राजमत जो राजा की तरफ के लोग थे वो भी किसकी तरफ थे, चांद की तरफ। और बहुमत था, जनता का जो बहुमत था, ज्यादातर वोट जो है किसकी तरफ थे, ज्यादातर वो किसके लिए चेयर कर रहे थे, चांद के लिए। मतलब लुट्टन के तरफ कोई भी नहीं था सिवाय एक ढोलक के। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोलक की आवाज थी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति को दांवपेच की परीक्षा ले रहा था। अब चांद ने तो उसको पकड़ लिया अच्छे से, चांद की तरफ सब कुछ है, राजा भी है, बहुमत भी है, सारी जनता भी उसकी तरफ है। लुट्टन की तरफ कौन है, लुट्टन को जोश में कौन भर रहा है, सिर्फ एक ढोलक। वो केवल ढोलक की आवाज को ही अपना जो है गुरु समझ रहा है, और जैसे ढोलक की आवाज को समझने का प्रयास करता है वैसे ही वो जो है चांद को पसारने की भी कोशिश कर जाता है, या चांद को पसारने की भी उसको चित करने की भी हिम्मत उसमें आ जाती है। अचानक ढोलक की पतली आवाज सुनाई पड़ती है, ठीक है। अभी देखो वो जकड़ा पड़ा है, उसकी जो है आंखें बाहर निकल आई है, छाती उसकी फटने को हो चुकी है क्योंकि गर्दन उसकी फंसी पड़ी है चांद के हाथों में। तो एकदम से उसको जो है बहुत पतली सी आवाज, किसको, लुट्टन को आवाज सुनाई देती है ढोलक की, धाक दिना तिरकट तिना, धाक दिना तिरकट तिना। अब ये आवाज जो है उसको आती है लुट्टन को। अब सुनते ही क्या होता है, लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। अर्थात उसको कह रहा था, ढोलक ने क्या बताया है उसको कि भाई इसकी कोनी से बाहर निकल, दाव खेल, ठीक है, तू अपनी तरकीब लगा और इसको इससे छूट, इसके हाथ से अपने गले को छुटा। तो ऐसी बातें जो है ये उसने क्या अनुमान लगा लिया लुट्टन ने कि ढोलक मुझसे ये कह रहा है। अब लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर चांद की गर्दन पकड़ ली। अब जो है एक बार को जो है चांद ने सोचा होगा कि अब तो मैंने पकड़ लिया, मैं जीत जाऊंगा, परंतु क्या किया लुट्टन ने दांव खेला और दांव काटकर बाहर निकल गया, ठीक है। अर्थात उसने ऐसा दांव खेला कि चांद को बेवकूफ बनाया और उसके हाथ से निकलकर, और उसने देर नहीं कि सीधा उसको लपककर मतलब उछलकर उसने क्या किया, सीधा चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। अर्थात क्या हुआ कि वाह रे बेटे, जैसे वो मरने को था ना, बिल्कुल ही हो गया था, तो ये जनता जो है वो जनता कहती है वाह रे बेटे, अर्थात लुट्टन को बोल रही है अब ये जनता, वाह रे बेटे अच्छा बाहर निकल आया। अब यही सारी चीजें जो है क्या हो गई कि जनमत बदल गई, अर्थात जनता बदल गई। अब जनता किसकी तरफ हो गई, लुट्टन की तरफ हो गई। अभी तक वो जनता किसकी तरफ थी, चांद की तरफ थी, अब वही जनता लुट्टन की तरफ हो गई। मोटी और भौंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। अब जीत गया ना वो, उसको समझा दिया ना, ठीक है। अब ढोलक की आवाज का जो धुन थी वो बदल गई, चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। अब ढोलक कह रहा है कि भाई इसको उठा के पटक दे तू नीचे, और ये किसको बोल रहा है, लुट्टन को बोल रहा है। अब लुट्टन भी वही करेगा क्योंकि ढोल ही उसका गुरु है, उसने माना ही ढोल को गुरु है अपना। लुट्टन ने चलाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना धिंदा धिना धिंदा, ऐसा धुन सुनी होगी ना आपने, तो वही है यहाँ पे, धिना धिना धिक धिक धिना, अर्थात चित करो चित करो, अर्थात इसको हरा दो, ठीक है, इसको गिरा दो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। चारों खाने चित हो जाना अर्थात हार जाना मुहावरा है, सीधा ही क्लियर हो गया कि यहाँ पे लुट्टन ने जोर से उसको जो है गिरा दिया, जमीन पर रख मारा, और जो है चांद सिंह जो है हार गया, वो चित हो गया। फिर ढोलक की आवाज सुनाई देती है, धा गिड़ 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 धा, धा गिड़ गिड़ धा, धा गिड़ गिड़ धा, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। अब ये भी धुन किया है, वो उसको बता रही है कि भाई तूने इसको चित कर दिया, अब तू बहादुरी का खिताब जीत चुका है। तो अब उसको लुट्टन को कहा जा रहा है वाह बहादुर। ढोलक कह रहा है लुट्टन को वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जय, अर्थात जनता नहीं समझ पाई कि ये जो धुन बज रही है ये किसके लिए बज रही है, ये किसकी बहादुरी का गाना गा रही है। तो जनता के लिए समझना तो मुश्किल ही है, क्यों, क्योंकि जनता तो सारी किसकी तरफ थी,
चांद की तरफ थी। पर अब ये जो धुन वाहवाही कर रही है ये किसके लिए कर रही है, ये तो भाई अब लुट्टन के लिए कर रही है, क्योंकि लुट्टन तो जीत गया। तो जनता यहाँ पे थोड़ी सी जो है कंफ्यूज हो गई। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा, अर्थात सबने जय जयकार लगा दी। किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर की, किसी ने राजा श्यामानंद की, मतलब सबने जय जयकार लगाई। और अंतिम में सम्मिलित जय, मतलब पहले तो सब लोग अलग अलग जय जयकार लगा रहे थे, ठीक है, परंतु अब क्या हो गया कि एक ही सम्मिलित जैसे आकाश गूंज पड़ा, सबने एक साथ मिलकर भी जय जयकार कर दी। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलक को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। जब आप विजय होगे, आप जीत गए हो, तो आपकी जीत का जो है साथ जो भी होगा आपके पीछे होगा ना, आपकी जीत के पीछे आप उसको जाके प्रणाम करोगे ना, वही है। यहाँ पर अब क्या करता है, जो लुट्टन है वो सबसे पहले कूदता फांगता ताल ठोकता, ताल ठोकता अर्थात जब कोई कुश्ती करता है तो अपनी जांघों पर जो है हाथ मारते, हाथ पीटते हुए जाते ना, तो ऐसे ही पीटता हुआ जो है लुट्टन निकलता है और सबसे पहले कहाँ जाता है, ढोलक की तरफ जाता है और उसको बिल्कुल पूरे मन की श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करता है, उसके आगे अपना शीश झुकाता है। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जाकर उसने खुशी के मारे राजा साहब को गोद उठा लिया। राजा साहब से के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। अब क्या हुआ कि भाई ये तो कुश्ती लड़ रहा था ना, राजा साहब को कोई ऐसे तो जाके गले नहीं पड़ सकता, उठा नहीं सकता, परंतु लुट्टन ने उठा लिया। लुट्टन के कपड़े तो गंदे थे और राजा साहब के कपड़ों पर भी मिट्टी लग गई। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम, परंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा। मतलब राजा साहब इतने ज्यादा खुश थे, उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे और उसने जो है, मैनेजर अगर उनको हटा रहा था राजा साहब पे से, तो राजा साहब ने उसे हटाया नहीं और अच्छे से उसको जो है गले लगा लिया। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। ये बहुत बड़ी बात है, क्यों, क्योंकि ये सारे तो यहीं के थे और जो चांद सिंह आया था वो पंजाब से आया था, वो यहाँ का नहीं था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राजा का ये कहना बनता है कि तुमने तो हमारी मिट्टी की लाज रख ली जीत कर, और उसे बहादुर कहा। तो ये लुट्टन के लिए भी क्या थी, सम्मानजनक बात थी, ठीक है, कि उसको जो है राजा साहब से इतना बड़ा सम्मान मिल गया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। अर्थात पहलवान तो हार चुके हैं भाई, पंजाबी पहलवान जो थे वो हार चुके हैं। अब वो क्या कर रही थी, चांद की आंखें पहुंच रही थी, चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी, अर्थात चांद सिंह रो रहा था, वो उदास था। मतलब ऐसा नहीं कि वो सच में दहाड़े मार के रो रहा था, नहीं, बस ये बताया जा रहा है कि वो हार में जैसा मनुष्य हो जाता ना, बिल्कुल ऐसा ही चांद का हाल था। और वे सब लोग जो है वो बैठ के, जो उसकी जमायत के जितने भी वहां पे पंजाबी थे ना, सारे के सारे उसके पक्ष के जो लोग थे वो सारे के सारे चांद को सांत्वना दे रहे थे, ठीक है। फिर लुट्टन के साथ क्या होता है, राजा साहब उसको पुरस्कार तो देते हैं, साथ ही साथ उसे क्या करते हैं, अपने दरबार में भी उसको सदा के लिए रख लेते हैं। अब उसको हमेशा के लिए अपने दरबार में ही रख लिया उन्होंने। तब से लुट्टन राजा पहलवान हो गया और राजा साहब लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे, लुट्टन सिंह, ठीक है। अब से क्या हो गया कि राजा साहब का लुट्टन राज पहलवान अर्थात राजा का ही पहलवान हो गया है और अब से वो लुट्टन सिंह कहकर उसको पुकारा जाने लगा। राज पंडितों ने मुंह भींचकर हुजूर जाति का सिंह अर्थात अब यहाँ पे क्या है, ये बात जो कही गई है, राज पंडित जो राजा के पंडित थे ना, उन्होंने मुंह भींचकर कहा कि हुजूर इसकी जाति। अब यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है जाति का, परंतु राजा किसी भी बात को मानने नहीं वाले थे। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय अर्थात जो राजपूत होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जाति का मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से बात कही गई है। तो मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। अब जो यहाँ पे मैनेजर साहब थे वो भी जो है क्या कर रहे थे, मतलब ये कहा गया कि अपनी नाक का बाल उखाड़ रहे थे और अत्याचारी बाल को उखाड़ते हुए, ठीक है, चुटकी से अत्याचारी बाल को, मतलब उनकी नाक का जो बाल है ना उसको अत्याचारी कहना है, कि हो सकता है वो भाई उनको परेशान कर रहा होगा उनका वो बाल। तो रगड़ते हुए वो बोले क्या कि भाई हाँ सरकार, यह तो अन्याय है कि हम इसको तो नहीं रख सकते। पर राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, उसने क्षत्रिय का काम किया है, अर्थात उसने राजपूतों का काम किया। राजपूत कौन थे, जो मध्यकाल में युद्ध करने के लिए
युद्ध किया उन्होंने, मतलब जिनको हम कहते हैं राजपूत थे, तो राजपूत जो है योद्धा माने जाते हैं। तो यहीं पे जो है राजा साहब ने उसको मुस्कुरा कर कह दिया कि भाई इसने तो वही काम किया है, ठीक है, राजपूतों वाला ही काम किया है इसने तो, एक तरीके से मतलब लड़ाई का, लड़ते थे ना वो, युद्ध करते थे अपने देश के लिए। वो राजपूत थे जो मध्यकाल में उनकी एक जाति बना दी गई थी, ठीक है, युद्ध वाली, मतलब ऐसा, मतलब आप समझ लिए कि वो युद्ध किया करते थे। तो यहाँ पे भी जो है इसने भी अपने राज्य की लाज रख ली। तो इसलिए अब हम जातिगत भेदभाव को तो यहाँ पे करेंगे, तो राजा साहब ने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अब कीर्ति उसकी, अर्थात उसकी जो बड़ाई थी, ठीक है, लुट्टन की जो बड़ाई थी वो जगह जगह दूर दूर तक फैलने लगी कि भाई लुट्टन सिंह जो है वो यहाँ का पहलवान है, और उसकी पहलवानी के चर्चे जो है जगह जगह फैल गए। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। अब उसको जो है पौष्टिक भोजन मिला करता था, राजा साहब से स्नेह प्यार मिलता था उसको, ठीक है। इसी प्रसिद्धि ने, मतलब ये जो उसको नाम मिला ना, इसी प्रसिद्धि ने उसमें चार चांद लगा दिए। मतलब वो पहले तो था ही था, अब वो और ज्यादा उभर कर सामने आने लगा और लोग उसकी वाहवाही के चर्चे करने लगते थे। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। अर्थात कुछ ही वर्षों में वो क्या हो गया, सारे पहलवानों को हार चुका था और सबसे ऊपरी तबके का पहलवान वो बन चुका था। उससे ऊपर अब कोई नहीं था, ऐसा कोई पहलवान नहीं बचा जिसको इसने हराया नहीं। अब एक पहलवान आता है काला खां, ठीक है। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता था। प्रतिद्वंदी अर्थात विरोधी, जो उसके सामने वाला पक्ष में होगा ना, जो उसके सामने खड़ा होगा लड़ने के लिए, वो प्रतिद्वंदी होगा, वो उसका विरोधी होगा, कॉम्पिटिटर होगा। तो वो प्रतिध्वनि क्या करता था कि वो लंगोट लगाकर, लंगोट लगाना मतलब वो छोटी सी लंगोट पहना करते थे ना, वो उसने चढ़ा लिया। अब उसके बाद वो जो है किस तरीके से, अगर वो किसी अपने प्रतिद्वंदी विरोधी पर टूटता था जो उससे लड़ने के लिए आया हुआ है, तो क्या होता था, पहलवान को लकवा मार जाता था। लुट्टन से उसको भी पटककर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। अर्थात लोग ऐसा मानते थे कि काला खां जो है वो क्या है, वो अगर अपने विरोधी पर टूटेगा ना तो उसको लकवा ही मार जाएगा, ठीक है, लकवा मार जाएगा अर्थात पालिश गिर जाएगी उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई इतनी जोर से ललकारता हुआ वो जो है आता है कि जो दूसरे पक्ष का आदमी होगा ना, वो क्या होगा, वो पहलवान तो डर के मारे ही उसका जो है लकवा पड़ जाएगा। परंतु यहाँ पे लुट्टन ने क्या किया, इस इतने बड़े पहलवान को भी उसने धूल चटा दी और क्या हुआ, जनता का भ्रम दूर कर दिया कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता कि उसको देखकर जो है लोगों को लकवा खा जाता है, नहीं। और उसने जो है क्या किया, लुट्टन ने इसको भी हरा दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव रह गया। दर्शनीय जीव रह गया अर्थात वो जो है ये, मतलब काला खां जो है, काला खां के बाद मतलब सारे के सारे पहलवानों को वो चित कर चुका है। तो अब वो देखने वाला, लोगों के लिए वो देखने वाला एक जीव बन चुका कि देखे तो सही कि कौन है वो लुट्टन सिंह, कौन पहलवान है। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता है ना, हाँ हाँ सुनने वाली कहते हैं राजा का बाघ बोला, ठीक है। अर्थात जिस तरीके से चिड़िया खाने में पिंजरे के अंदर अगर हम शेर वगैरह बाघ वगैरह को डालते हैं तो वो किस तरीके से दहाड़ते हैं ना, तो वो वैसे ही जो है उसी तरह से जो है इसको भी माना जाने लगा लुट्टन सिंह को। सुनने वाले कहते हैं राजा का बाघ बोला, ठीक है। अर्थात वो क्या कहते हैं कि अगर वो राजा का बाघ है, राजा का बाघ है, अर्थात बाघ के साथ जो है लुट्टन को मान लिया। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझने लगते, पहलवान बोला। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। अब क्या है, यहाँ पे लुट्टन के लिए बताया गया कि लुट्टन के रौब तो भी बदल गए थे बिल्कुल, ठीक है। वो क्या करता था, वो दहाड़ता था, ठीक है, और लोग उसे क्या है समझते थे, पहलवान तो है ही, प्रसिद्ध तो वो था ही। अब वो कहीं जब मेलों में जाया करता था तो एक लंबा सा चोगा, मतलब बहुत बड़ा सा कपड़ा ढीला ढाला सा जो है वो घुटनों तक लंबा हुआ करता था। तो ऐसा कपड़ा वो ढीला ढाला सा पहनता था और पगड़ी भी उसकी जो है अस्त व्यस्त होती, मतलब ठीक ठाक बिल्कुल अच्छी सी पगड़ी नहीं बांधता था, अस्त व्यस्त सी रहती थी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी टोपी उसने बंधी हुई उसके होती थी, और हाथी की तरह झूमता हुआ, मतलब अपनी मस्ती में झूमता हुआ वो दिखता था। तो दुकानदार कुछ उसकी जो है चुहल करते थे अर्थात उसके साथ हंसी मजाक करते थे, ठीक है। एक हलवाई वाला उसको बुलाता है कि पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले,
आओ डेढ़ शेर और बैठ जाता। ठीक है, अर्थात क्या करता है, जैसे ही उसको पहलवान उसको बुलाता है ना रसगुल्ले खाने के लिए, तो वो आ जाता है और आके जो है बैठ जाता है। अब बैठ के क्या है, यहाँ पे ही हंसी मजाक चल रहा है और यहीं पे उसका नाश्ता पानी भी चल रहा है। 2 से रसगुल्ले तो उस उदरस्त करके मुंह से 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। अर्थात सोचो, 2 शेर रसगुल्ले उदरस्त करके, अर्थात गटक गया वो एक साथ 2 शेर रसगुल्ले। उसके बाद क्या होता है कि 8-10 पान की गिलोरियां 8-10 पान की गिलोरियां खा चुका है वो। गिलोरिया क्या होती है, पान का बीड़ा होता है ना, तो उनको जो है वो अपने मुंह में रख लेता है। ठुड्डी को पान के रस से लाल कर लेता है, मतलब उसकी ठोड़ी तक जो है पान का रस आ जाता है और उसकी ठुड्डी भी जो है लाल हो जाती है। मतलब इतना सारा पान खाएगा तो लाल रंग से तो आना ही है मुंह से बाहर, तो वो ऐसे चलता है। और फिर भी वो मेले में जो है अपनी चाल से मस्त मौला सा घूमता फिरता है। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलियत रहती थी। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों का नाचता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। अर्थात मेले में किस तरीके से गया था वो, हंसता जोगा सा पहने हुए, ठीक है, पर जब वो वापस आया, अभी तो देख ही रहे हो, ठोड़ी पे पान था उसके, आंखों पे उसने जो है एक रंगीन अबरक का चश्मा। अबरक मतलब वो तार सी होती है जिसको हम बिजली वगैरह में के उत्पादन में प्रयोग में लाते हैं, मतलब एक तरीके का मेटल होता है, तो उसका बना हुआ एक चश्मा था, वो चश्मा उसके लगा होता था। हाथ में खिलौनों का नाचता, हाथ में जो है कोई उसके खिलौना होता था जिसको वो नचाता रहता था। मुंह में पीतल की सीटी अर्थात अभी जो है प्लास्टिक की सीटियां आती हैं, पहले जो है मेटल की सीटियां आती है, तो वो पीतल की सीटी जो बजाता था। हंसता हुआ वापस वो जो है मेले से घूमता फिरता आ जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ, अब इसी से पता चल रहा है ना कि वो इतना बड़ा पहलवान है और हरकतें देखो बिल्कुल बचकानी बच्चों जैसी कर रहा है। तो इसीलिए कहा है लेखक ने, बल और शरीर से वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। अर्थात क्या हुआ था कि वो शरीर से तो वो बड़ा हो गया था, परंतु उसका जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था, वो बिल्कुल बच्चा ही रह गया था, वो बड़ा नहीं हो पाया। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। अब जैसे ही दंगल शुरू होता है, ढोलक की आवाज आती है और वो अपने जो है, एक होता है ना आपको 1 2 3 बोल दे, ऐसे ढोलक बजा और वो मैदान में उतर पड़ा। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। अब उसके बराबर उसकी जोड़ीदार तो कोई था ही नहीं, उसके बराबर हिम्मत वाला कोई था ही नहीं, तो वो हराता भी किसको। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। अब राजा साहब भी उन्होंने अच्छा लुट्टन को पकड़ रखा है कि एक तो कोई मिलता नहीं था उसको लड़ने वाला, कि कोई बराबर का ताकतवर मिल जाए उसको। अगर कोई मिल भी जाता तो राजा साहब मना ही कर देते, लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। मतलब उनका जो है एक अलग ही स्नेह था इसको लेकर, लुट्टन को लेकर राजा साहब का, तो उसे आज्ञा नहीं मिलती थी कि वो लड़े। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर ढेर से मिट्टी मल और उछलकर अपने को सांड सा भैंस सा साबित करता रहता। अर्थात एवं ही वो उछलता कूदता रहता था कि मैं सांड हूं, मैं भैंस हूं। अपनी छाती पर जो है वो मिट्टी को उठा के लगाता रहता था, पर वो लड़ नहीं पाता था क्योंकि राजा साहब तो है हुक्म ही नहीं दे रहे, पर खुद को वो साबित करता था कि मैं अभी भी लड़ाकू हूँ। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। अब जो है वो दहाड़ता था ना इस तरीके से, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा, तो वो केवल दहाड़ता ही रहता था। और उसकी इस हरकतों को देख के राजा साहब भी बड़ा मुस्कुराया करते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा, मतलब इन 15 वर्षों में ये जो लुट्टन सिंह पहलवान है, इसके आगे कोई भी नहीं टिका, यही विजयी रहा। इससे ज्यादा बढ़कर किसी ने भी जीत हासिल नहीं की। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। अब वह दंगल में अर्थात अखाड़े में वो क्या करता था, इसके 2 पुत्र थे, इसके पत्नी की और इसकी सास की पहले ही मृत्यु हो चुकी, तो अब ये अपने दोनों पुत्रों को भी जो है यही कसरत करवाया करता था, पहलवानी करवाया करता। तो अब ये मैदान में उनके साथ भी उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। मतलब पत्नी और इसकी जो सास थी दोनों मर गई। अब केवल ये दोनों बेटे ही इसके पास थे। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। अर्थात जब पिता का इतना ऐसा शरीर बन चुका है तो क्या वो अपने बालकों का नहीं बनवाता, उसने अपने बेटों का भी ऐसा ही शरीर बनवा डाला। तो दोनों ही गठीले थे और अच्छे खासे तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। अर्थात बेटों को जब देखा जाता था ना पहलवान के साथ, तो वो भी कहते थे कि अरे बाप से भी ज्यादा आगे निकलेंगे ये दोनों बेटे, क्योंकि वो भी पहलवान थे। ठीक है,
दोनों ही लड़के राज दरबार में भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अर्थात इस समय क्या हुआ था कि ये दोनों लड़के भी राज दरबार के पहलवान घोषित हो चुके थे। एक तो था ही लुट्टन, लुट्टन के दोनों बेटे भी राज दरबार के ही पहलवान घोषित हो गए, वो भी वहीं के पहलवान हो गए। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार में ही हो रहा था। इन दोनों का भी जो है खान पीन का सारा जो खर्चा पानी था वो सारा राज दरबार से ही होता था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। अब रोज क्या करता था, पूरे नियम के साथ पहलवान जो है लुट्टन पहलवान अपने बच्चों को ढोलक बजाकर जो है रोज कसरत करवाता था, ढोल भी बजाता था और कसरत भी करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को संसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता था। अब संसारिक ज्ञान भी तो बहुत जरूरी है, केवल ये तो नहीं है कि आपको कुश्ती सिखा दी, तो वो संसारिक ज्ञान भी देता था। अपने अनुभव भी जो है वो अपने बालकों को बताता था। ढोलक की आवाज का पूरा ध्यान देना। अब वो क्या सिखाता है, बच्चों को बताता है कि ढोलक की आवाज पर तुम्हें पूरा ध्यान देना है। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यानी ढोलक है, समझे। अब वो क्या बताता है कि भाई मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरे पास कौन था, मेरे पास सिर्फ एक ढोलक था और यही ढोलक मेरा गुरु है, समझे। मेरा कौन है, ढोलक ही मेरा गुरु है। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। अब ढोल की आवाज के प्रताप से ही मतलब जो ढोल की आवाज थी ना, उसी को सुनकर ही जो है मैं, उसके जो तेज था आवाज, ढोलक का जो तेज था ना, प्रताप अर्थात तेज, उसके ही तेज से मैं पहलवान हुआ। मैं पहलवान कब बना, जब मैं पहली कुश्ती में गया था और मैंने जो है चांद सिंह को हराया था और ढोलक की आवाज़ ही मेरे को जो कह रही थी कि हिम्मत कर, उठ, इसको उठा पटक दे। तो वो सारी की सारी बातें जो कौन बता रहा था, मुझे ढोलक ही बता रहा था। तो मेरे लिए मेरा गुरु कौन हुआ, ढोलक ही हुआ, ठीक है। दंगल में उतरकर, अब वो बताता है कि दंगल में तुम जब भी उतरो, मैदान में तुम कभी भी उतरते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले ढोलक को प्रणाम करना, समझे। अब ये समझे समझे करके वो उनको कहता है, जो भी चीज़ वो समझा रहा है उसको समझाने का प्रयास करा है कि तुम्हें दंगल में उतरना है तो सबसे पहले तुम किसको प्रणाम करोगे, मेरे गुरु को, अपने गुरु को। कौन है तुम्हारा गुरु भी और मेरा गुरु भी ढोलक है, ठीक है, तो तुम उसको प्रणाम करना। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। अब इसी तरीके की बातें जो है पहलवान अपने बच्चों को सिखाया करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखना है। अब मालिक को कैसे खुश रखना है, यहाँ पे इनका मालिक कौन था, राजा साहब था, तो वो ये भी सिखाता था कि मालिक को खुश कैसे रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो व्यवहार के बातें में भी बताता है कि सदैव जो है गुस्सैल नहीं रहना चाहिए, कभी कभार हंसी मजाक में बात को टाल लेना चाहिए। मतलब ये सारे के सारे सीखे वो जो है अपने बच्चों को सिखा रहा। आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था, अर्थात रोज वो जो है इस तरीके की शिक्षा जो है अपने बच्चों को दिया करता था नियम अनुसार। किंतु उनकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। शिक्षा आपको पता है, ठीक है, दीक्षा का अर्थ होगा सीख देना या उपदेश देना। अब ये जो शिक्षा, जो उपदेश कौन दे रहा था, लुट्टन अपने बच्चों को देख रहा था ना, इसके ऊपर सब किरे किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वो कैसे फिर गया कि वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। अब वृद्ध राजा कौन है, वो स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। जिन राजा के अंडर ये काम करते थे उस राजा की मृत्यु हो गई। अब नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य पर अपना अपने हाथ में ले लिया, अर्थात राजा की मृत्यु हो चुकी है, अब नया राजकुमार विलायत से आ गया है और अब वो क्या है, उसने ही सारा राज्य का जो राजपाट था वो अपने हाथ में ले लिया। अब जो है यही राजा बन चुका है। मतलब राजा के मरने के बाद राजा का जो बेटा था वो आ गया है और अब वही इस राज्य पे जो है राज करेगा।